हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपसे इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट डील करने वाला हूं, तो चलिए फिर आज मैं इस सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड दैट इज नथिंग बट द फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। राइट, मॉड्यूल 1 में मैं पहले ये बता दूं कि आज की इस लेक्चर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं। राइट, देन मैं स्टार्ट करूंगा 1 बाय 1। क्लियर है? तो बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, मजा आएगा। राइट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मैं हर एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, उन हर एक पॉइंट्स को मैं है ना बहुत ही अच्छे वे में आपको क्लियर करूंगा। बस आप वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिएगा। क्लियर बात है? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा मॉड्यूल 1 का, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। राइट, और फोर्स ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में। राइट, जो सबसे पहला पैरामीटर, एक बेसिक पैरामीटर की तरह रोल प्ले करता है इन इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। राइट, तो फोर्स के रिगार्डिंग है ना आपके एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लास्ट टॉपिक, राइट, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। क्लियर बात है? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर बात है? इसके कॉन्सेप्ट को है ना थ्रू आउट द चैप्टर्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट, राइट, हम लोग यूज करते हैं। राइट, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में ये जो कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, राइट, इसको हम यूज करने वाले हैं डियर। तो बड़ा केयरफुली समझिएगा हर एक पॉइंट्स को, और मेरे साथ ही साथ आप हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। बिल्कुल पेन कॉपी लेके वीडियो लेक्चर्स को ओपन करिएगा। क्लियर बात है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग व्हाट इज द फोर्स। ओके, सो फोर्स को डिफाइन करते हैं डियर। राइट, फोर्स इट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स इज नथिंग बट दी एक्सटर्नल एजेंसी। ये एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है डियर। राइट, एंड दिस एक्सटर्नल एजेंसी, राइट, दैट कैन ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, दैट कैन ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अरे बात समझ में? कहने का मतलब फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज कर देता है। इस तरह का एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है। तो बॉडी का यदि हम स्टेट की बात करेंगे तो या तो बॉडी रेस्ट में हो सकता है या तो बॉडी मोशन में हो सकता है। दो ही स्टेट पॉसिबल है बॉडी के। क्लियर बात है? राइट, तो आइए तो देखते हैं कि किस तरह से है ना क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके स्टेट में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी किन किन तरीके से। क्लियर बात है? तो आइए तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि पॉसिबिलिटी आप देखेंगे 3 पॉसिबिलिटी होंगे डियर। राइट, कि बॉडी की स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग द एक्सटर्नल एजेंसी, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। क्लियर बात है? सबसे पहला पॉसिबिलिटी होगा कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, तो उस बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करके, राइट, उसके रेस्ट स्टेट को आप मोशन में ला सकते हो। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है फोर्स। क्लियर बात है? इफ द बॉडी इज इन मोशन देन मोशन टू रेस्ट। जब बॉडी मोशन कर रहा होगा, क्लियर बात है, तो उस बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करके, राइट, उसके मोशन स्टेट को आप रोक सकते हो, रेस्ट में ला सकते हो। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है फोर्स। क्लियर बात? इसके साथ ही साथ इफ द बॉडी इज इन अगेन मोशन, जब बॉडी अगेन मोशन में हो तो और भी पॉसिबिलिटी है कि हम बॉडी के मोशन को क्या कर सकते हैं? रिटार्ड कर सकते हैं। और रिटार्ड का सिंपली मीनिंग होता है भैया बॉडी के मोशन को कम करना, बॉडी के मोशन को कम करना बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल एजेंसी। और यहां पे एक्सटर्नल एजेंसी क्या है हमारा बताइए? तो फोर्स है। क्लियर बात है जी? रिटार्ड जो वर्ड होता है यार, ये रिटार्डेशन वर्ड है ना, रिटार्डेशन से बना हुआ वर्ड है। आरी बात समझ में? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्लियर है? आरी बात समझ में? तो इतना तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि जब बॉडी मोशन कर रहा है ना, तो बॉडी जिस भी दिशा में, जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, यदि हम उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बॉडी का स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेशन पिक्चर में आता है। आ रही बात समझ में? यदि हम मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो।
क्लियर बात है। तो उसी एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है भैया क्या, रिटार्डेशन, और यू कैन से डी एक्सीलरेशन। अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप फोर्स अप्लाई कर देते हो तो बॉडी का मोशन है ना, या फिर मैं बोलूं बॉडी का जो स्पीड है वो कम होने लगता है, वेलोसिटी कम होने लगता है। आ रही बात समझ में? that is nothing but what, retardation, और you can say deceleration। तो इसी रिटार्डेशन से आया हुआ वर्ड है क्या, रिटार्ड। क्लियर है बात? ओके, तो इस तरह से यदि आप फोर्स को डिफाइन करते हैं, राइट, तो बिल्कुल आप बोल पाएंगे कि है ना, दिस एक्सटर्नल एजेंसी इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स। क्लियर बात है। बट यदि आप फोर्स को फुल्ली डिफाइन करने जाएंगे डियर, फुल्ली डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि हम फोर्स को डिफाइन करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्लियर बात है? दिस इज द मीनिंग ऑफ फुल्ली डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? तो सर वो क्या क्या पैरामीटर्स पिक्चर में आएंगे, वो क्या क्या पैरामीटर्स पिक्चर में आएंगे, राइट, जिसको इंक्लूड करने से है ना, इस डेफिनेशन में इंक्लूड करने से हम बोल पाएंगे कि हमने फोर्स को फुल्ली डिफाइन कर दिया, राइट। तो चलिए तो हम लोग बात करते हैं भैया वो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट। तो आइए तो जरा यहाँ पे देखिए, नीडेड पैरामीटर्स टू डिफाइन फोर्स कंप्लीटली, राइट। कुछ नीडेड पैरामीटर्स की बात होगी जिसके बेसिस पे हम लोग ये बोल पाएंगे भैया कि यस हमने फोर्स को फुल्ली डिफाइन कर दिया। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे जो मैं नीडेड पैरामीटर्स की बात करूंगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एसएससी जेईई एग्जाम में, आरआरबी जेईई एग्जाम में एंड ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम में। क्लियर बात है कि वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, है ना। तो आपके पास वो है ना 4 ऑप्शंस रहेंगे। क्लियर बात? और उन 4 ऑप्शंस में मे बी पॉसिबिलिटी कि 3 ऑप्शंस है ना नीडेड पैरामीटर्स ही हो। क्लियर है? और 4th ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि ऑल ऑफ दिस, अरिवर्सन में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इस तरह के। ठीक, तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा, राइट, और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। क्लियर बात? तो यहाँ पे बेसिकली 4 नीडेड पैरामीटर्स होने वाले हैं जब हम फोर्स को फुल्ली डिफाइन करने जाएंगे तो। क्लियर बात? सर व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? तो देखिए तो जरा, फर्स्ट पैरामीटर दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, ओके, एंड द सेकंड पैरामीटर दैट इज द डायरेक्शन। क्लियर? And the third parameter that is nothing but the point of application, and the fourth parameter that is the line of action. All these 4 parameters are needed parameters to define the force completely. क्लियर बात है? तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं कि भैया ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एंड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। क्लियर बात? तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे बात करता हूं भैया, देखिए तो यहां दिस इज, सपोज दिस इज नथिंग बट व्हाट, बॉडी। क्लियर बात है जी? ओके, और इस बॉडी को है ना मैं बोल रहा हूं भैया ये ना, ये किसी सरफेस में ऐसा रखा हुआ है। सपोज कर रहा हूं मैं इस बॉडी का स्टेट अभी कैसा है, रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। क्लियर बात? ये कैसा बताइए तो, रेस्ट में है। ये बॉडी कैसा है? रेस्ट में। अब ये जो सरफेस में ये बॉडी रखा हुआ है भैया, मैं नहीं जानता कि ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है कि है ना स्मूथ सरफेस है। मैं इस तरह का कोई बात कर ही नहीं रहा हूं, जस्ट एक सरफेस है जिसमें ये बॉडी रखा हुआ है, मतलब रेस्ट में है। क्लियर बात है जी? दिस इज नथिंग बट व्हाट, बॉडी। क्लियर? और आपको है ना जस्ट इतना तो समझ में आ गया कि भैया फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे स्टेट कैसा है? रेस्ट है। ठीक है, तो भैया मैं चाहता हूं कि इसका जो स्टेट जो रेस्ट है ना, इसको मैं मोशन में लाना चाह रहा हूं। सपोज करो मोशन में लाना चाह रहा हूं, तो आई नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी। I need some external agency. Suppose that external agency is nothing but what? Force. Suppose that external agency is nothing but what? Force. Right? अब आपको पूरा क्लियर होगा, ये 4 जो नीडेड पैरामीटर्स बता रहा हूं है ना, ये सारी चीजें इसमें अब क्लियर होने वाले हैं। राइट? तो देखिए जरा बड़ा केयरफुली। ओके, तो पहले तो बात करते हैं भैया मैग्नीट्यूड। राइट? तो जब भी किसी बॉडी की स्टेट को आप चेंज करने जाएंगे बाय अप्लाइंग और यूजिंग द फोर्स। क्लियर बात है? तो भैया आपको इस बात की इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप उस बॉडी में
कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करने वाले हो, सो दैट बॉडी विल कम from rest to motion state, from rest to motion state. So that amount of force is nothing but what? Magnitude of the force, magnitude of the force. Clear बात है? आ रही बात समझ में? Next, direction. क्लियर है? तो भैया जब बॉडी के स्टेट को आप चेंज करने जाएंगे, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं रेस्ट से मोशन में, तो बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो भैया जब बॉडी डिस्प्लेस होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, एक पर्टिकुलर दिशा में डिस्प्लेस होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो आपको इस बात की भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जब बॉडी के स्टेट को आप चेंज करने जा रहे हैं फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, तो आपको किस दिशा में डिस्प्लेसमेंट चाहिए बॉडी का, किस दिशा में, या फिर मैं कहूं किस दिशा में आपको मोशन चाहिए बॉडी जो रेस्ट में था पहले। क्लियर बात है? तो आपको उसी दिशा में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? सो दैट डायरेक्शन इज नथिंग बट व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। नाउ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीडेड पैरामीटर फॉर द फोर्स। क्लियर बात? सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, जिस बॉडी में आप फोर्स को अप्लाई करने जाओगे, राइट, तो ये फोर्स जो है उस बॉडी में किस पॉइंट पे एक्ट करा रहे हो आप, किस पॉइंट पे एक्ट करा रहे हो, राइट, इस बात का भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो जब भी आप फोर्स को बॉडी में अप्लाई करते हैं, क्लियर है जी, तो उस फोर्स का यदि आप देखोगे एक्शन वाइज, तो किसी लाइन के अलोंग उसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर लाइन जिसके अलोंग जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा, सो दैट लाइन, राइट, इज नथिंग बट व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग बट व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन। यहां पे यदि मैं उसको दिखाना चाहूं डियर, तो देखिए तो जरा, मैं दिखा पाऊंगा बिल्कुल। ये रहा आपके पास क्या, ये है ना, ऐसे डॉटेड लाइन से बता रहा हूं। दिस इज नथिंग बट व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। क्लियर बात है? जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर बात? तो इस तरह से यदि आप फोर्स को डिफाइन करते हैं भैया कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, राइट, एंड फ्रॉम मोशन टू रिटार्ड। आ रही बात समझ में? और इसके साथ ही साथ इन नीडेड पैरामीटर्स को भी आप इंक्लूड कर देते हैं इन डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने फोर्स को फुल्ली डिफाइन कर दिया, फुल्ली डिफाइन कर दिया। क्लियर बात है जी? नाउ अब हम बात करते हैं भैया फोर्स को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, फोर्स को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को बात करना होगा, राइट, मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम लोग है ना फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपके पास? हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है जी? क्या बोलने वाले बताइए? तो फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नथिंग बट व्हाट? अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फोर्स भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा ना। जैसे भी मैंने कहा कि भैया जब बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो आपको नीड पड़ने वाला है क्या? एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो आप उस बॉडी में कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करने वाले हो, सो दैट बॉडी विल कम फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अरे बस समझ में? क्लियर बात है क्या? राइट, तो आपको आप मेजर करोगे तभी तो बता पाओगे ना। तो फोर्स इज आल्सो दी व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। तो सर ऐसे और भी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। कितने? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, राइट। सो दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बात है? तो फिजिकल क्वांटिटी में भी दो तरह की क्वांटिटी की बात होती है, राइट। कितने तरह की? दो तरह की क्वांटिटी की बात होती है भैया। फर्स्ट आप देखेंगे तो यहां पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, अरे बस समझ में, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा।
क्लियर बात है। नाउ सेकंड क्वांटिटी दैट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड पड़ेगी, डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर बात। तो बेसिकली टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। आ रही बात समझ में जी? ओके, तो यहां पे कितने तरह के वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होंगे, कितने तरह की स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमारे डिस्कशन का पार्ट है अभी क्या? फोर्स, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमको ये डिफाइन करना है कि फोर्स जो है किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो किस टाइप के? अभी तो जस्ट मैं डिफाइन किया था फोर्स को, जब फुली डिफाइन किया था तो नीडेड पैरामीटर्स की बात किया था भैया। तो बताइए, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए था, डायरेक्शन भी चाहिए था। तो बताइए, फोर्स इज विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? So force is nothing but what? Vector kind of physical quantity. Force is nothing but what? Vector kind of physical quantity. क्लियर बात। तो हमने फोर्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इसको भी डिफाइन कर दिया है। क्लियर है? हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपको आता होगा क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है, राइट। लेकिन मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरी बात समझ में? इसलिए वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक बने रहेगा और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। क्लियर बात ना? अब हम लोग बात करते हैं भैया, क्या बात करते हैं बताइए। तो अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होंगे, तो उसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर कैसे करेंगे? कुछ तो यूनिट की बात होगी। क्लियर बात है? कुछ तो यूनिट की बात होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग किसकी यूनिट की बात करेंगे बताइए? तो फोर्स की यूनिट की बात करेंगे। किसकी बताइए? तो फोर्स की यूनिट की बात करेंगे। क्लियर है? तो आइए जरा यहां पे देखिए, यूनिट्स ऑफ फोर्स। क्लियर बात है? तो आपको है ना एक आइडिया तो होगा कि यूनिट्स की जब बात करते हैं तो ऐसे नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। बेसिकली 3 यूनिट्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं जिससे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्लियर बात? तो यूनिट्स ऑफ फोर्स में भी हम लोग बात करेंगे भैया, एसआई यूनिट में हम लोग फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, राइट। देन एमकेएस यूनिट में हम लोग फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, एंड सीजीएस यूनिट में हम फोर्स को कैसे मेजर करेंगे। क्लियर बात है? व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट। क्लियर बात? तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं भैया यहाँ पे, राइट। एसआई यूनिट में यदि हम फोर्स को मेजर करने जाएंगे तो किससे मेजर करने वाले हैं बताइए? तो न्यूटन से मेजर करने वाले हैं। क्लियर है? न्यूटन से मेजर करने वाले हैं, राइट। देन एमकेएस यूनिट में हम लोग यदि फोर्स को मेजर करने जाएंगे तो किससे मेजर करेंगे पता है आपके पास? किलोग्राम फोर्स, दैट इज केजीएफ। शॉर्ट में इसको केजीएफ बोलते हैं, राइट। सीजीएस यूनिट में यदि हम लोग फोर्स को मेजर करने जाएंगे तो क्या यूनिट होना चाहिए फोर्स का? तो क्या यूनिट होना चाहिए बताइए? तो डाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइन। एमकेएस में मैं क्या बात किया? किलोग्राम फोर्स। तो इस तरह के है ना फोर्स के 3 टाइप्स के यूनिट पिक्चर में आए हैं, है ना, जिसके थ्रू आप फोर्स को क्या करने वाले हो? मेजर करने वाले हो। अरे बात समझ में? ओके। नाउ अब इन 3 यूनिट्स में, इन 3 यूनिट्स जो फोर्स का यूनिट है, न्यूटन है ना, किलोग्राम फोर्स एंड डाइन, तो इसमें ना रिलेशनशिप की बात होती है, रिलेशनशिप की। क्लियर बात है? एंड दैट रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा केयरफुली। ओके, तो आइए तो जरा द रिलेशनशिप, ओके, फॉर द यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर? तो इन 3 यूनिट्स में हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो देखिए तो जरा 1 kgf इक्वल्स टू होता है भैया 9.81 न्यूटन। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। क्लियर बात है? 1 किलोग्राम फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर बात? तो ये तो रहा रिलेशनशिप बिटवीन केजीएफ एंड न्यूटन, केजीएफ एंड न्यूटन। क्लियर? नाउ सेकंड रिलेशनशिप दैट इज नथिंग बट द 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर ऑफ 5 डाइन, 10 की पावर ऑफ 5। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर बात है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। क्लियर बात है जी? नाउ तो जितने भी तरह से भी हमने फोर्स को है ना डिफाइन किया, राइट, अभी तक। क्लियर बात? ओके, तो इन सब का जो इंफॉर्मेशन है, इन सब का जो इंफॉर्मेशन है, या फिर मैं कहूं फोर्स का पिक्चर में आना, ये कौन इन्फॉर्म करता है आपको?
तो ये इन्फॉर्म करता है भैया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन एक ऐसा फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिन्होंने फोर्स का इंफॉर्मेशन दिए अपने 3 लॉज के थ्रू, है ना, उन्होंने 3 लॉज दिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो आइए, है ना, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात है? तो पहले तो मैं बात करूंगा कि एक्चुअली में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, जिसकी 3 लॉज की बात होगी, क्लियर, वो फोर्स के रिगार्डिंग किन किन बातों पे है ना हमको इंफॉर्मेशन देता है ना, जस्ट एक बेसिक है ना इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बात है? तो पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या इंफॉर्मेशन देता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं डियर, राइट? तो एक्चुअली द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड फोर्सेस। क्लियर बात? ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है ये बॉडी, क्लियर है, बॉडी और बॉडी में लगने वाले जो फोर्सेस हैं, क्लियर बात, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। क्लियर बात है? एक्टिंग अपॉन, राइट, एंड इट्स मोशन इन रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेस। क्लियर बात है? बॉडी और बॉडी में लगने वाले फोर्सेस के बीच रिलेशनशिप को, है ना, ये डिस्क्राइब करता है कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? और इसके साथ ही साथ फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की मोशन में रिस्पॉन्स किस तरह का है ये भी डिस्क्राइब करता है कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो 1 बाय 1 आइए तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, राइट? फर्स्ट लॉ, एक्चुअली फर्स्ट लॉ किस बात की इंफॉर्मेशन देती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली डिफाइन फोर्स क्वालिटेटिवली, राइट? क्वालिटी वाइज डिफाइन करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को। किसको? फोर्स को। क्लियर बात? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली मेजर ऑफ फोर्स क्वांटिटेटिवली। क्लियर बात है? मतलब यहां पर जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी फोर्स के रिगार्डिंग ही, है ना, बात करती है। और किस बात की इंफॉर्मेशन देती है बताइए? तो मेजर ऑफ फोर्स की इंफॉर्मेशन देती है। कैसा? क्वांटिटी वाइज। आ रही बात समझ में? क्वांटिटी वाइज इंफॉर्मेशन देती है भैया मेजर ऑफ फोर्स की। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है आपके एसएससी जेई एग्जाम में, एसएससी जेई एग्जाम में। तो बड़ा केयरफुली इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट? जो है ना वन लाइनर जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक्चुअली क्या किस बात को डिफाइन करता है फोर्स के रिगार्डिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ के बताया मैं कि क्वालिटी वाइज डिफाइन करता है फोर्स को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को मेजर करने की इंफॉर्मेशन है ना देती है। और कैसा? क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वांटिटी वाइज। थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके हम बात करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली क्या डिफाइन करने वाले हैं, राइट? एक्चुअली, है ना, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन asserts that a single isolated force does not exist। क्लियर बात? आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है जी? आइसोलेटेड का मतलब यदि मैं हिंदी में बताऊं तो दैट इज नथिंग बट पृथक, अलग रूप से, राइट? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी सिंगल, है ना, फोर्स पृथक रूप से एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, मतलब एक अलग रूप से एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। आरी बात समझ में? उसके साथ और कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा, इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कौन? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो 1 बाय 1 अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये चीजें और आप फील कर पाओगे। अरे बस समझ में? लेकिन जो मैं अभी वन लाइनर, है ना, इंफॉर्मेशन दिया हूं मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, राइट? ये आपके डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर, नोट कर लीजिएगा आप। क्लियर बात है? तो चलिए फिर 1 बाय 1 हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, राइट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं डियर, राइट? इसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या कहता है तो आइए तो जरा, एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, कि अ बॉडी आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और continues to move at constant velocity
अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इज दैट क्लियर? क्या कहता है भैया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, कोई बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। दिस इज एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में? तो यहां पे ना एक वर्ड आया डियर, है ना, जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? आइए तो सर वो क्या वर्ड है, तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसको फील करते हैं थोड़ा सा। आइए जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग और बोलते हैं भैया क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? कांस्टेंट वेलोसिटी को और भी हम लोग बोलते हैं भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। सपोज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज v, right? will always be constant in case of constant velocity or uniform velocity। समझ रहे हैं क्या बात को? दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर बात? दैट मीन्स कोई मूविंग बॉडी ओके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि उस मूविंग बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो थ्रू और दी मोशन, जब तक वो मोशन करता रहेगा उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। क्लियर बात है? और वो तब तक ऐसा बना रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी है ना कांस्टेंट तब तक रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अरे बात समझ में? वो तब तक है ना उस वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये रहा भैया एक्चुअल स्टेटमेंट। क्लियर बात है? नाउ इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ना डियर है ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, राइट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? एंड द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, क्लियर बात? द मीनिंग ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या बात? ओके, और आई कैन से फिजिकल पावर। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? कोई भी बॉडी, राइट? आप किसी बॉडी की बात करिए, हर एक बॉडी का अपना खुद का है ना फिजिकल पावर होता है डियर, राइट? जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्लियर बात है? और इसी फिजिकल पावर के कारण है ना हर एक बॉडी का अपना खुद का एक स्टेट होता है जिस स्टेट पे वो बना रहना चाहता है। यदि बॉडी का स्टेट रेस्ट में है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा। किसके कारण? उस फिजिकल पावर इनर्शिया के कारण। यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो अपना मोशन स्टेट में ही बना रहना चाहेगा। किसके कारण बताइए? तो इस फिजिकल पावर के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनर्शिया। समझ रहे हैं क्या बात को? जब तक कि उसमें है ना उसके स्टेट में जिस स्टेट में वो बना रहना चाहता है उसे है ना वो उसके अगेंस्ट हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इसी फिजिकल पावर के कारण, इसी एनर्जी के कारण वो अपने स्टेट में बना रहना चाहेगा। तो हर एक बॉडी का अपना खुद का एक इनर्शिया होता है डियर, जिसके कारण वो अपने स्टेट में बना रहना चाहता है। तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी बात का ही तो इंफॉर्मेशन दे रही है ना जी। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो लॉ ऑफ इनर्शिया
इसलिए हम लोग कहते हैं भैया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये इनर्शिया का मीनिंग है ना, बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे डियर, इस है ना, इनर्शिया का मीनिंग होता है भैया फिजिकल पावर ऑफ एनी बॉडी, फिजिकल पावर ऑफ एनी बॉडी। कोई भी बॉडी की बात कर लीजिए, हर एक बॉडी का अपना खुद का एक फिजिकल पावर होता है भैया, जिसके कारण वो अपने स्टेट में बना रहना चाहता है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके ना, तो अब हम लोग बात करते हैं भैया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका भी स्टेटमेंट है, राइट? स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके है ना, ये एसएससी जेई एग्जाम में, अगेन मैं बात कर रहा हूं, एसएससी जेई एग्जाम में फ्रेम ऑलरेडी हो चुका है इसकी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस। क्लियर बात है? तो जब मैं इस मॉड्यूल 1 दैट इज नथिंग बट फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, उसको डिस्कस कर लूंगा, तो एक मस्त वाला मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके है ना, आरआरबी जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसएससी जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करूंगा जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो वहां पे आप देख पाएंगे, राइट, ये एसएससी जेई एग्जाम में है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर। तो देखिए, तो ये क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि भैया रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ओके, इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। क्लियर बात है कि भैया बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है, अरे बात समझ में, उसका रेट ऑफ चेंज वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? उस बॉडी में जो फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा उसके। क्लियर है? अरे बात समझ में? एज वेल एज, और कुछ बात हो रही है, एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां पे हम लोग क्या बात किए थे? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसे बात किए थे ना। तो भैया यहां पे जो चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में, उसके डायरेक्शन की भी बात होगी कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम in the direction of applied force, in the direction of applied force, कि भैया उस बॉडी में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा, क्लियर बात है, उसी डायरेक्शन में चेंज होगा कौन? लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। क्लियर बात है जी? तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब इसको फिल करते हैं भैया, इसको हम लोग फिल करते हैं। पहले तो यहाँ पे बात हो रही है क्या? फोर्स की, अगेन है ना। तो मैंने क्या कहा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो भैया फोर्स का ही इंफॉर्मेशन देता है पूरा का पूरा। तो ये फोर्स के बारे में हमने समझ लिया हुआ है। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लीनियर मोमेंटम आपको तो इतना तो समझ में आना चाहिए, बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हो आप। क्लियर बात है जी? ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है ना, यहाँ पे क्या बताइए, तो कोई बॉडी है भैया, दिस इज द बॉडी, राइट? इसका मास है भैया स्मॉल m, ओके, और ये जो बॉडी है ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बताइए, तो मोशन कर रहा है। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बताइए, तो मोशन कर रहा है। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके, तो यहां पे यदि मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम, सपोज करो लीनियर मोमेंटम को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे बताइए, तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ, इस लीनियर मोमेंटम को मैं डिनोट कर रहा हूं P से, राइट? सो दिस लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय m इंटू v। अरे बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। क्लियर बात है जी? ओके, तो लीनियर मोमेंटम की बात कर लिया, बिल्कुल सही बात। अब इस बॉडी में मैं ना एक फोर्स भी अप्लाई कर देता हूं, लाइक दिस। सपोज कीजिए मैं फोर्स को डिनोट करूंगा किससे? कैपिटल F से। दिस इज द फोर्स, ये देखो यहाँ पे मैं एक फोर्स भी अप्लाई कर दिया। अरे बात समझ में? ओके, नाउ तो दिस फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा कौन? इसमें जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो। क्लियर है? दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ओके तो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब भैया हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, रेट की बात हो रही, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए, इस लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दे, क्या कर दिए बताइए, डिफरेंशिएट कर दिए। बट यहां पर भैया ये जो क्या बोलते हैं आपका जो लीनियर मोमेंटम है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता है, फंक्शन है, दो फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन है। ये देखिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, आप इसको आप क्या करो बताइए, तो डिफरेंशिएट करो तो मास इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बात है, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन है कौन, ये फोर्स। क्लियर है जी, आ रही बात समझ में। तो भैया यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज वेलोसिटी, है ना, देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बात। सो दिस इज एक्चुअली द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज एक्चुअली द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और आई कैन से ये फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन है एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात है जी। तो बड़ा केयरफुली समझिएगा, यहां से और भी आपको कुछ तो डिफरेंट बातें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्लियर है, ओके। तो आइए तो जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। इसमें डिफरेंट केसेस की बात होती है भैया, इसमें डिफरेंट केसेस की बात होगी, तो सर वो क्या क्या केसेस होंगी देखते हैं, इसमें क्या क्या केसेस होंगे देखो। ओके तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फोर्स है भैया, ये मास और वेलोसिटी दोनों का फंक्शन है। क्लियर बात। तो केस नंबर वन, ठीक, ये रहा आपके पास केस नंबर 1। ओके तो केस नंबर 1 में है ना, मैं बात करता हूं कि इफ द मास ऑफ द बॉडी, आ रही बात समझ में, if the mass of the body is constant, if the mass of the body is constant, right, then from this general expression for the force as per the Newton's second law of motion, right, I can write F equals to, okay, F equals to, मैं यहाँ पे है ना दूसरे कलर यूज करता हूं, right, I can write this F equals to what, this F is equal to, this F is equal to, okay, यहाँ पे मास कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा भैया dv by dt, dv by dt, ओके ना, प्लस का, ओके, देन वेलोसिटी, अब बताइए dm by dt बोलूं यहाँ पे, है ना, क्या बोलूं बताइए, तो dm by dt, राइट। तो यहाँ पे मास का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो भैया मैं तो मास को कांस्टेंट बोल रहा हूं ना, मास को क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट बोल रहा हूं, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, सो f इक्वल टू व्हाट, m इनटू dv by dt, m into dv by dt, and this dv by dt is nothing but what, this dv by dt is nothing but what, acceleration, this is nothing but what, acceleration। क्लियर है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं फोर्स को डिफाइन किया हुआ था तो आपको मैं जस्ट बताया कि भैया बॉडी सपोज करो मोशन है ना, मोशन स्टेट में है, अब उसमें आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो क्या होगा बताइए, एक्सीलरेट होगा बॉडी। क्यों एक्सीलरेट होगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी, बॉडी का स्पीड क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। क्लियर है, जिसके कारण बॉडी में एक्सेलरेशन पिक्चर आएगा, और जिसके कारण हम लोग बोलते हैं भैया बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट होगा। क्लियर है, अरे बस समझ में। तो मैं कह सकता हूं कि दिस dv by dt कैन बी रिटन एज a, अरे बस समझ में। सो दिस इज ऑल्सो दी what Newton's this is also the equation of force as per the Newton's second law of motion when the mass of the body is constant, when the mass of the body is constant, right। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो इक्वेशन है, जिसको आप हमेशा बोलते हो भैया कि what is the force, तो आप बताते हो force is nothing but F equal to ma, F equal to ma। तो ऐसा बिल्कुल है ना,
जस्ट ऐसा आप यदि बोल रहे हो भैया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए फोर्स के इक्वेशन का कि आप F इक्वल टू ए में किस कंडीशन में बोल रहे हो। तो किस कंडीशन में बोल रहे हो बताइए। तो द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन यू कैन से F इक्वल टू ma। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। नाउ सर यहां पर तो एक ही फोर्स लगा हुआ है बॉडी में, यहां पर तो एक ही फोर्स लगा हुआ है बॉडी में, तो नंबर ऑफ फोर्स लग रहा होगा बॉडी, तब फिर हम लोग कैसे बताएंगे न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन को। तो बिल्कुल डियर, उस कंडीशन में आप कैसे बताएंगे, देखिए तो जरा यहां पे आप बताने वाले हो नेट फोर्स की बात करोगे और ये हो जाएगा आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा बड़ा केयरफुली। ओके, यहां पर राइट, ये जो एक्सेलरेशन की बात किया हूं मैं, ये एक्सेलरेशन बड़ा केयरफुली, यहां पे जो एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं ना जी, ये जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली ये तो बॉडी का एक्सेलरेशन है। मैं यदि आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ना। यस, बिल्कुल ये बॉडी का एक्सेलरेशन है, लेकिन बॉडी के हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए डिफाइन करते हैं इस एक्सेलरेशन को, बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए। क्लियर बात है, क्योंकि बॉडी की बात कर रहे हो तो बॉडी का मास होगा और सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है भैया जहां पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी का होल मास एक पॉइंट पे कैसा है, बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट है। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। इसीलिए हम लोग ये एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली पता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एक्चुअली ऐसा है ना, ऐसा बुक में मेंशन नहीं होता है, लेकिन जब आप डायनेमिक पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में तो बड़ा आपको है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। ये एक्सेलरेशन जो होता है वो किसका होता है पता है आपके पास, ये होता है बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं क्या बात को। तो ऑलवेज रिमेंबर राइट। तो यदि मैं नहीं भी लिखा हूं तो आपको समझना होगा कि ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए डिफाइन होता है बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल क्लियर है। नाउ सिंस फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज व्हाट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है। तो मैं कहीं पर भी अभी डायरेक्शन की बात नहीं किया हूं, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात किया हूं, यदि आप फील कर पा रहे होंगे तो ठीक है। तो कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग को शो करना है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इस फोर्स को है ना, ये रहा आपके पास फोर्स, और इसको यदि मैं डिनोट करता हूँ किससे, कैपिटल एफ से, तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मैं नोटेशन कैसे करूंगा है ना, कि भैया जो भी मैं डिनोट कर रहा हूँ फोर्स को है ना, जो भी लेटर से उसके ऊपर में मैं एरो का साइन डालूंगा। क्या डालूंगा, एरो का साइन, राइट। तो यहाँ पे फोर्स का तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, आ रही बात समझ में, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा कि आप फोर्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं, राइट। तो यहाँ पे यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी, राइट, चलिए इसी में बात करता हूं, क्या वेलोसिटी की, ये रहा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होता है आपके पास, क्या होता है बताइए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, आ रही बात समझ, क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी आएगा भैया किसके कारण आएगा बताइए, फोर्स को अप्लाई करेंगे तो। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो वेलोसिटी इज आल्सो द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब फोर्स को अगेन आप अप्लाई करते जाओगे, हो सकता है आपने फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर रहे हैं तो भाई वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, और वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। समझ रहे हैं बात को, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज आल्सो द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है क्या पॉइंट, आ रही बात समझ में। ओके, तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं भैया, ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, जब आप इक्वेशन वाइज डिफाइन करते हो तो आपको ना प्रॉपर डायरेक्शन वाइज भी डिफाइन करना आना चाहिए कि आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हो एज पर दी न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, कि वाई डायरेक्शन में, कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कि रेडियल डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में। तो इस तरह के ऐसे हम लोग डायरेक्शन वाइज भी बात करते हैं, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स की बात करोगे तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्या, क्यों,
क्योंकि भैया बॉडी में फोर्स आप जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा ना, उसी डायरेक्शन में तो एक्सीलरेट होगा। ओके, तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, आइए जरा इधर, ये मैं कह सकता हूं भैया कि ये रहा आपके पास, मैं बात करता हूं कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, राइट, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स है ना इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, इस तरह से। तो भैया बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, मैं केस 1 की बात कर रहा हूं ना, अरे बस समझ में। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात कर रहे हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ऑलवेज रिमेंबर, अरे बस समझ में। ओके, तो इसके लिए भी तो डायरेक्शन की बात होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्लियर बात, जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल, तो ये हो जाएगा रेडियल। कहने का मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, क्लियर है जी। ओके, तो इन सब इक्वेशंस को आप यूज करने वाले हो भैया कहां पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डायनेमिक पोर्शन में। दिस इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट ईएम, और यहाँ पे आप डिस्कस करोगे जब भी क्या, डायनेमिक, तो आप बिल्कुल इन 4 इक्वेशंस को आप डिस्कस करने वाले हो, जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हो फोर्स को, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, राइट। तो जैसा कि मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को है ना किस तरह से डिफाइन किया था 1 लाइन में, यदि आपको याद होगा तो मेजर ऑफ फोर्स क्वांटिटेटिवली, तो बताइए यहाँ पे फोर्स को मेजर कर रहा है कि नहीं, बताइए, क्वांटिटी वाइज, राइट। यदि बॉडी का मास आपको पता है ना, और बॉडी का एक्सीलरेशन आपको पता है, राइट, दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्वांटिटी नहीं मिल जाएगा फोर्स का, क्लियर है। तो क्वांटिटी वाइज, कैसा, क्वांटिटी वाइज। ओके ना, यदि मैं केस 2 की बात करता हूं, केस 2 में, तो ऑब्वियस आपको समझ में आ रहा होगा कि केस 2 में मैं क्या बात करने वाला हूं। केस 2 में मैं बात करने वाला हूं क्या, एक बार किया है ना, मैं क्या किया कि भैया मास को कांस्टेंट रखा। अब मैं क्या करता हूं पता है, मैं अब यहाँ पे बात करने वाला हूं क्या, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, तो अगेन आ जाइए जनरल एक्सप्रेशन में, फोर्स की जनरल एक्सप्रेशन में, राइट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो बताइए यहां पे मैं बात कर सकता हूं F इक्वल्स टू, ये टर्म क्या हो जाएगा बताइए, dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोल रहे हो, तो भैया वेलोसिटी को कांस्टेंट की बात कर रहे हो और dv बाई dt बात कर रहे हो, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो दिस टर्म इज जीरो, तो m इंटू जीरो मतलब जीरो, तो दिस होल टर्म इज जीरो, तो ओनली आपके पास क्या बचेगा, v इंटू dm बाई dt, v इंटू dm बाई dt, क्लियर है। ओके, तो सर ये बताइए, तो यहां पे जिस तरह dv बाई dt ये एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, तो ये किसको डिफाइन करेगा, ये किसको डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा भैया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, क्लियर है बात। तो ये आपका अगेन क्या हुआ बताइए, तो ये आपका अगेन हो गया भैया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स, है ना, फोर्स का इक्वेशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है, आ रही बात समझ में जी। ओके, तो सर क्या हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये वाले इक्वेशन को भी यूज करने वाले हैं क्या, नो डियर नो। आ रही बात समझ में, हम पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, राइट, रिजिड बॉडी का एनालिसिस करेंगे, और रिजिड बॉडी में हम लोग बात करेंगे भैया बॉडी का मास कैसा होगा, कांस्टेंट, बॉडी का मास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हम लोग यही वाले इक्वेशन को बात करेंगे, यही वाले इक्वेशन का, लेकिन ये वाले इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, क्लियर बात है। तो सर हम लोग कहां पे डिस्कस करने वाले हैं इसको, तो आप भैया जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे या फिर पढ़ लिए होंगे तो आपको एक बेसिक सा आइडिया होगा, आप इसको यूज करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, जहां पे एक टॉपिक होता है ना, इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट, क्लियर है। और भी नंबर ऑफ टॉपिक और भी नंबर ऑफ टॉपिक हो सकते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, जहां पे आप, है ना, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की बात करते हो, तो ये वाला इक्वेशन, है ना, आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा,
क्लियर बात। तो कोई भी आपसे पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है तो कभी भी आप ये मत बोलिएगा कि F इक्वल टू ma। क्लियर, आप प्रॉपर डिफाइन करके बताएंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, कि ये होता है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है जी। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में बॉडी के लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, राइट, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई करके रखा हुआ है। तो एक्सप्रेशन वाइज दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन और यू कैन से जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है। अब कंडीशन की बात करोगे केस 1 केस 2, ओके, तो मास इज कांस्टेंट, ऐसा प्रॉपर कंडीशन डालोगे तभी आप बोल पाओगे कि F इक्वल टू ma। क्लियर है। यदि नंबर ऑफ फोर्सेस है तो नेट फोर्स इक्वल टू ma, राइट। प्रॉपर डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो किस तरह से, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो ये हो गया भैया आपके पास क्या, इस तरह से F इक्वल टू V इंटू dm बाई dt। तो ये रहा पूरा का पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देख पाए कि क्वांटिटी वाइज डिफाइन करता है भैया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसको, फोर्स को क्वांटिटी वाइज। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करा था, क्वालिटी वाइज, फोर्स को क्वालिटी वाइज। कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉडी का, और फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर मैं कहूं फिजिकल पावर है बॉडी का, जिसके कारण वो बॉडी अपने स्टेट में बना रहना चाहता है। यदि रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। क्लियर बात है जी, ओके। इसलिए उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। अरे बस समझ में। तो फोर्स को अप्लाई करेंगे तो आप उसमें क्वालिटी वाइज इफेक्ट देख पाएंगे कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आया, मोशन है तो रेस्ट, मोशन से रेस्ट में आया, राइट। मोशन में है तो उसके मोशन को हम कम कर पाए। इस तरह से आप क्वालिटी वाइज उसमें इफेक्ट देख सकते हैं फोर्स का। तो फोर्स को क्वालिटी वाइज डिफाइन करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज और आपको याद रखना है डियर, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है। आपके आरआरबी जेई, एसएससी जेई एंड स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जैसे मैंने भी क्या कहा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है भैया, है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या बात, ओके। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपके पास, मोमेंटम प्रिंसिपल भी कहते हैं डियर, मोमेंटम प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था क्या कि भैया एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि ये जो अप्लाइड फोर्स होगा, क्लियर है क्या बात, ये जो अप्लाइड फोर्स होगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, इसके इक्वल होगा। ऐसा मैं बताया था, क्या बताइए। तो भैया यहां पे आप देखेंगे कि ये जो P मैं बोल रहा हूं ये क्या बताइए, तो मोमेंटम है क्या, मच बेटर। यहां पे जैसे मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम, समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट बताइए तो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लियर है, क्या, मोमेंटम प्रिंसिपल। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है जी, ओके ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप याद कीजिए कि स्टार्टिंग में जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताया था भैया कि कोई भी सिंगल फोर्स पृथक रूप में, आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ और फोर्स की बात होती है। तो वो फोर्स क्या है पता है आपके पास, देख पाएंगे यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बताइए तो, एक्शन रिएक्शन। दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन। क्लियर बात। तो इस तरह से है ना, कोई सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कौन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सर इसको और दूसरे तरीके से फील कर सकते हैं क्या, तो देखिए तो जरा यहाँ पे सपोज कीजिए दिस इज द बॉडी वन, दिस इज द बॉडी वन, राइट, एंड दिस इज द बॉडी टू, दिस इज द बॉडी टू। क्लियर है जी, फील करते हैं थोड़ा सा, राइट। सपोज कीजिए बॉडी वन ने बॉडी टू में क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया,
राइट, 1 ने 2 में फोर्स अप्लाई किया, 1 to 2, क्लियर है। अरे बात समझ में, तो अप्लाई किया 1 ने 2 में, है ना, 1 ने 2 में अप्लाई किया, तो ये रहा आपके पास एक्शन, क्लियर बात, ओके। तो एट द सेम टाइम, ओके, ये जो बॉडी 2 है, ये जो बॉडी 2 है भैया, ये कैसा करेगा, रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा बताइए, तो रिएक्ट करेगा किसको, बॉडी 2 को, तो बॉडी 2 to 1, बॉडी 2 1 को क्या करेगा बताइए, रिएक्ट करेगा, क्लियर है बात। तो दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन, क्लियर है। और ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट है, क्लियर बात। तो इन सिंपल वे आई कैन से मैथमेटिकली कि अप्लाइड फोर्स, या फिर मैं बोलूं क्या, यहाँ पे अप्लाइड नहीं बोलूंगा, एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स टू 1, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या बात करूंगा मैं, माइनस की बात करूंगा, क्लियर है बात, ओके। तो दिस इज एज पर द व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में पूछा जाता है, राइट। ये तो है ना, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो सबको याद रहता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जिसको आपको हमेशा याद में रखना होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ, है ना, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर, है ना, बोथ आर एक्टिंग इन different bodies, both are acting in different bodies, always remember, very most important fact point, right, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। ऑलवेज रिमेंबर कि भैया एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट बॉडीज, कभी भी एक सिंगल बॉडी में ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन है ना एक्ट नहीं करेगा। आप देख पाएंगे एक्शन फोर्स किसमें एक्ट कर रहा है, बॉडी 2 में बाय द बॉडी 1, रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी 1 में बाय द बॉडी 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट, जिसमें हमने बात किया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नथिंग बट व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, राइट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो देखिए जरा है ना, इसके स्टेटमेंट क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, है ना। तो आपको पता है कि रिजिड बॉडी क्या होता है, और हम लोग रिजिड बॉडी का एनालिसिस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में थ्रू आउट द सब्जेक्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट, क्लियर बात, राइट। तो आपको ये भी पता चल गया कि भैया फोर्स किसी न किसी पॉइंट में एक्ट करता है बॉडी के, राइट। तो किसी पॉइंट में रिजिड बॉडी किसी पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पॉइंट ऑन सेम बॉडी, उसी बॉडी के अदर पॉइंट में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कब, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर बात है। अरे बस समझ में, तो हम फोर्स जो रिजिड बॉडी किसी पॉइंट में कर रहे होंगे भैया, उसको हम लोग उसी बॉडी के अदर पॉइंट्स में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कब, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के, क्लियर बात, उस फोर्स के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के, मतलब जिस डायरेक्शन में था पहले वैसे ही डायरेक्शन में रख के, राइट, एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन में, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी होता है आपको पता है, उसी लाइन ऑफ एक्शन में, क्लियर। सो दैट, ऐसा क्यों, सो दैट द इफेक्ट विल रिमेन सेम, क्लियर है। तो चलिए इसको और फील करते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा भैया आपके पास क्या, रिजिड बॉडी, एक जनरल शेप का मैं एक बॉडी बात करूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिजिड बॉडी, राइट। इस रिजिड बॉडी में मैं बात कर रहा हूं क्या, एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं क्या, फोर्स को अप्लाई कर देता हूं, एक्ट करा देता हूं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्या, फोर्स को क्या करा दिया मैं, एक्ट करा दिया। सपोज दिस फोर्स इज F,
राइट। तो इस फोर्स का क्या होगा, इस फोर्स का क्या होगा बताइए। तो सर इसका ना लाइन ऑफ एक्शन होगा सर इस तरह से, अभी कुछ टाइम पहले तो बताया थे आप, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लाइन ऑफ एक्शन। ये क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो इस फोर्स को जो इस रिजिड बॉडी के, ये क्या बताइए, एक रिजिड बॉडी है भैया, ये क्या है, रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी के सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, राइट। इस फोर्स को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं इसी बॉडी के अदर पॉइंट्स में, लेकिन ये अदर पॉइंट्स कहां पे होना चाहिए, जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है पहले, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए वो पॉइंट। इस तरह से यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। तो कैसे शिफ्ट करूंगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात, उसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए, वो पॉइंट होना चाहिए, राइट। क्लियर है, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया, राइट। और इसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए बताइए, ये पॉइंट होना चाहिए, अदर पॉइंट, राइट। एज वेल एज जितना मैग्नीट्यूड का मैंने अप्लाई करके रखा हुआ होगा पहले, उतना ही मैग्नीट्यूड का, बिल्कुल सही बात। तो यहां भी जैसे आऊंगा मैं बी में या फिर सी में या फिर डी में, तो एफ मैग्नीट्यूड का ही मैं अप्लाई करूंगा, है ना। एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स को ही मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट कि डायरेक्शन को भी सेम होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में है ना ये फोर्स पहले पॉइंट ए में एक्ट हुआ रहेगा, तो इसी डायरेक्शन। तो लाइक दिस, मैं अलग अलग कलर में इसको है ना मैं शिफ्ट कर रहा हूं, राइट। एक ही बार शिफ्ट करेंगे आप, एक ही बार, ऐसा नहीं कि बी में भी और सी में भी डी में भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक ही बार शिफ्ट करेंगे। मतलब किसी भी एक पॉइंट में आप उसको कोई अदर पॉइंट में शिफ्ट कर सकते हैं, बट सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, है ना, इस तरह की बात करके। क्लियर। तो बी पॉइंट में शिफ्ट करोगे तो कैसा होगा बताइए, एफ, सेम मैग्नीट्यूड, राइट। यदि आप चाहते हो कि सी पॉइंट में, तो ये रहा आपके पास एफ। क्लियर। यदि आप चाहते हो कि भैया आप ना डी पॉइंट में, तो ये डी पॉइंट हुआ, ये रहा एफ। क्लियर बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, राइट। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे, है ना। कुछ बातें है ना हो सकता है जो आपके लिए नई बातें होगी, जो सीखे होंगे आप आज की इस लेक्चर में, राइट। तो मैं आपके डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं डियर, राइट। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इस मॉड्यूल से क्वेश्चंस बिल्कुल आप देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि मैं जितने भी बातें यहाँ पे किया आज की इस लेक्चर में, है ना, वो वहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर है। वैसे मैं और अभी तो मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस कर लूंगा, देन। क्लियर बात है जी। ओके, तो चलिए फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, राइट। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके। क्लियर है जी। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।